बार जरा इसको देख कैपेसिटेंस को देख लेते हैं जरा जल्दी से। सब लोग अपना अपना ये सब म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर देख रहे हैं। देखो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है। किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दे दो ना तो उस चार्ज को वो होल्ड करता है, और सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, और उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही चार्ज होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होल्ड कर सकता है। और जितने अमाउंट में वो चार्ज होल्ड करता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसको चार्ज होल्ड करवाते जा रहे होंगे वैसा वैसा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। जैसे चार्ज इंक्रीज कराते जाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद क्या होगा, ये मेल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर का अपना एक चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, और वो हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे चार्ज देते जाओगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। जितना चार्ज दोगे उतना उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वहां से आ जाता है Q इक्वल टू CV। तो ये जो C है, इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। C को हम Q बाई V भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। ठीक है, अब क्योंकि फैराड नाम के एक साइंटिस्ट ने सब कुछ खोजा था, यहाँ पे देखो सब साइंटिस्ट का ही खेल चल रहा है। कूलम ने चार्ज खोजा तो उसने अपना नाम दे दिया कूलम, वोल्ट ने पोटेंशियल खोजा तो उसने बता दिया वोल्ट। अब यहाँ पे कूलम पर वोल्ट बोला जा सकता था, लेकिन ये खोजा किसने, फैरेड ने। तो फैरेड ने बोला कि कूलम पर वोल्ट को हम बोलेंगे फैरेड। अब फैरेड के साथ में कई सारी और क्वांटिटीज फैरेड वाली आ गई, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पीको फैरेड, ये सारी की सारी लिखी हुई है। ठीक है, और जो सीजीएस वाली होती है उसको बोलते हैं हम स्टैट फैरेड। तो 1 फैरेड इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 11 स्टैट फैरेड भी होता है। हम लोग फैरेड वाली क्वांटिटी जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फैरेड की क्वांटिटी का मतलब बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी। मतलब C जो है वो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि चार्ज जितना इंक्रीज होगा V भी उतना इंक्रीज होगा। तो Q बाई V का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। तो C जो है वो फिक्स क्वांटिटी रहती है, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जितना चार्ज दोगे पोटेंशियल भी अकॉर्डिंगली रेज होकर के उसको मैनेज कर लेगा। अब बात ये आती है कि अगर हमें किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो भाई उसका V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब ये V का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे Q बाई V निकालने की कोशिश करूं, Q बाई V, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और Q बाई V क्या होता है, C। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तुमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है R रेडियस का, उसका कैपेसिटेंस बताओ। तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर तुम वैल्यू रखोगे तो तुम्हें पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई R। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर है तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो 1 फैरेड का अगर कैपेसिटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जानी चाहिए, 9 इंटू 10 पावर 9 या 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर्स। और सोच के देखो अर्थ कितना बड़ा, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, और यहाँ पे कैपेसिटर का रेडियस कितना आ रहा है 9 इंटू 10 पावर 6, मतलब अर्थ से भी बहुत बड़ा, अर्थ से भी बहुत बड़ा। अगर हम अर्थ को ही लेकर के चलते सिर्फ, तो उसका कैपेसिटेंस आता है 711 माइक्रोफैरेड, इतना आता वहां पे। तो सोच के देखो कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 फैरेड क्यों नहीं यूज किया जाता, या 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है, या 1 फैरेड का अगर हम कैपेसिटर लेंगे तो उसका रेडियस कितना आएगा। ये चीजें पूछी जा सकती हैं तुमसे। और ये वाला फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाला फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है। ये तुम्हें याद रखना है, कैपेसिटर का फॉर्मूला। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका उसका कैपेसिटेंस कैसा होगा। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि उसमें एनर्जी कितनी आती है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। मतलब हमने इसको फुली चार्ज कर दिया। फुली चार्ज करने का मतलब क्या है कि हो सकता है इसने पूरा क्यू चार्ज लेना हो, मैक्सिमम ये क्यू चार्ज ले सकता है।
ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा Q चार्ज दे रहे होंगे तो बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। एनर्जी मतलब क्योंकि चार्ज वो होल्ड कर रहा है, जब भी कोई चीज होल्ड कर रहे होते हैं या उसके कॉन्फ़िगरेशन पे हो रहा होता है या वर्क डन की वजह से निकल रहा होता है तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलते हैं कि वर्क डन जितना होगा। वर्क डन कैसे देखा जाता है, दैट इज क्यू डीवी। डीडब्ल्यू जो होता है दैट इज क्यू डीवी। अब अगर तुम क्यू डीवी, क्यू की जगह पर सीवी डाल दोगे और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हाफ सीवी स्क्वायर आ जाएगा। हाफ सीवी स्क्वायर मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कितना ले सकता है। या वी को अगर तुम ऐसा बोलोगे कि हम क्यू बाई सी डालेंगे तो एक ये वाली इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, मतलब क्यू वी में एक रिलेशन बन सकता है, एक सी वी में बन सकता है, क्यू सी में बन सकता है। ये तीनों रिलेशन तुम्हें याद होने चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है किसी कंडक्टर की, तो तुम क्या बोलोगे, हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा ही। ठीक है, अभी चार्ज ड्रॉपलेट पे तो खैर नहीं आता है, चार्ज ड्रॉपलेट पे तो नहीं जाते हम लोग जनरली। इसके क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं जितने कि किसके पूछे जाएंगे तुमसे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के पूछे जाएंगे। ये जरूर पूछा जाएगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे अच्छा, अब इसमें जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडक्टर बनाया, यहाँ पे दूसरा, इस पे चार्ज है Q1, इस पे है, इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल V1 एंड एनर्जी है U1। इसका चार्ज है Q2 और कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल है V2 और ये है पोटेंशियल एनर्जी है U2। यहां से हम रिलेशन ही बना सकते हैं कि Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है। हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से। हमने अगर इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से तो क्या होगा कि इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और ये चार्ज ट्रांसफरिंग कब तक होती रहेगी, ये बोलो। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता सर। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाते हैं। हाँ सर, चार्ज सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, चार्ज सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज कम ज्यादा कुछ भी बना रहे, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। देखो फ्लो हमेशा पोटेंशियल की वजह से ही बनता है। जब इक्वल पोटेंशियल हो जाता है तो वहां पे फ्लो रुक जाता है। चाहे पानी का फ्लो देखो ऊपर से नीचे होता रहेगा जब तक कि उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा फ्लो रुक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा तभी जाकर के फ्लो रुकेगा। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वहां से दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा चार्ज। तो जैसे तुम कनेक्ट करोगे तो हम ये बोलेंगे कि तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल V पे आकर के नहीं रुक जाता। यहाँ पे ये Q1 डैश रहेगा, ये Q2 डैश रहेगा। ठीक है, ये C1 और C2 में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी में चेंज हो सकता है, एनर्जी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हो, थोड़ा बहुत साउंड में जाएगा, थोड़ा हीट में जाएगा, स्पार्क में जाएगा, लाइट में जाएगा, इन सब में एनर्जी लॉस होगा, ये श्योर सी बात है। लेकिन कब तक ये चार्ज ट्रांसफर चलता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि बताओ भाई यहां से चार्ज कितना वहां पे ट्रांसफर हुआ, देखो तुम बोलोगे कि चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है। Q1 प्लस Q2 और Q1 डैश प्लस Q2 डैश करोगे वो दोनों ही सेम आएंगे। Q1 प्लस Q2 एंड Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये दोनों सेम आएंगे। इनको सपोज हम बोल देते हैं कि ये Q है। अब Q1 कैसा होता है, अगर पोटेंशियल सेम हो गया है तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश तो C1V अपॉन C2V आएगा। V और V कैंसिल कर दोगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश तुम्हें पता चल गया। और वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 के, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो R1 के प्रोपोर्शनल है। तुमने ये फॉर्मूला देखा हुआ था कि C क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 और C2 के प्रोपोर्शनल होगा या R1 और R2 के प्रोपोर्शनल होगा। तुम ऐसा बोल सकते हो कि चलो Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2 इक्वल टू लैम्डा। सो Q1 डैश कैन बी रिटन एज R1 लैम्डा एंड Q2 डैश कैन बी रिटन एज R2 लैम्डा। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगर यहाँ से बताना एक बार न्यू चार्ज से। कहां से बताओ बेटा? फिर से पहला पॉइंट, न्यू पहला चार्ज। पॉइंट फिर से। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनिशियली जो इसके ऊपर चार्ज है यानी कि Q1 प्लस Q2 है, और जो फाइनली चार्ज है जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, ये दोनों तो सेम ही रहने वाले हैं ना।
हाँ सर। अब अगर हम इस वाली कंडीशन पे देखते हैं Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल तो सेम हो चुका है। Q1 डैश कितना होगा C1V और Q2 डैश कितना होगा C2V। अगर दोनों का रेशियो देखोगे तो कितना आ जाएगा C1/C2। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अगर C1/C2 आ गया है, C1 और C2 किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, R1 और R2 के। हाँ या नहीं? यस सर। तो मैंने वही किया, Q1 डैश अपॉन R1 और Q2 डैश अपॉन R2 को मैंने लैम्डा अज्यूम कर लिया है, जिससे Q1 डैश का वैल्यू आएगा R1 लैम्डा और Q2 डैश का वैल्यू आएगा R2 लैम्डा। अगर मैं इस इक्वेशन में डालता हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो वहां से मैं लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज Q अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर तुम्हें Q1 डैश चाहिए तो दैट इज Q टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R2। Q2 डैश चाहिए तो दैट इज Q अपॉन R2 टाइम्स, मतलब ये यहीं से ही सब मिल जाएगा ना, सारी चीजें तो हमें यहीं से मिल रही हैं। यस सर। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा वो वैल्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन तुमने सीखा था ना, के मेथड, वो के की हाँ जगह सर। मैंने लैम्डा यूज किया है बस। ओके। ये वही के मेथड ही है, Q1 डैश और Q2 डैश को फाइंड करने के लिए मैंने के मेथड यूज कर लिया है बस, कि Q1 डैश और Q2 डैश में अगर ये रेशियो है तो Q1 डैश क्या आएगा R1 लैम्डा, Q2 डैश आएगा R2 लैम्डा। दोनों को ऐड करेंगे तो नेट Q आ जाना चाहिए, तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है। अगर लैम्डा का वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा Q1 डैश, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा Q2 डैश। दैट्स इट। अब R1 R2 की जगह पर तुम चाहो तो C1 C2 भी डाल सकते हो, यहाँ पे C1 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ पे C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो डालना चाहो वो तुम डाल सकते हो। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। कई कभी बार ये भी पूछा जा सकता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो तुम बोलोगे कि Q1 माइनस Q1 डैश कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्लियर है अभी ये? यस सर। कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा? कॉमन पोटेंशियल हमें पता है कि C1V प्लस C2V आएगा। अब तुम इसको क्या बोल सकते हो कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज। Q1 डैश को तुम क्या बोलोगे C1V, Q2 डैश को बोलोगे C2V, ठीक है। और Q1 को क्या बोलोगे C1V1, Q2 को क्या बोलोगे C2V2, वो यहाँ रख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल तुमसे पूछा जा सकता है। क्लियर है ये? एक बार देख लो यार, आराम से देख लो सब लोग। अगर कुछ नोट करना चाहते हो फॉर द टाइम बीइंग तो वो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि लिखने से कभी कभी जल्दी समझ में आ जाता है। अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, नोट इवन नोट कर ही लो कोई एक दो पॉइंट, क्योंकि ये शीट मैं शेयर कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग नोट कर लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको समझने में तुम्हें थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि ये तो खैर हमने ऊपर ही निकाल लिया था C1V1 अपॉन C2V2 वाला। यहाँ पे आता है एनर्जी लॉस कितना हुआ होगा। तो एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे कि जो U इनिशियल है और जो U फाइनल है उन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो U इनिशियल जब निकालोगे तो तुम क्या बोलोगे हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और U फाइनल जब निकालोगे तो तुम बोलोगे हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहली वाली हमने यहाँ पे लिख ली, दूसरी वाली में से हाफ C1 मतलब V स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, हाफ कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, और V स्क्वायर का वैल्यू हमने पीछे वाले पेज पे निकाला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो तुम आराम से इसके क्वेश्चंस, मतलब जो तुमसे पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि एनर्जी लॉस कितना होगा और एनर्जी लॉस क्यों होगा, कितना होगा तो वो तुम बता सकते हो कि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो स्पार्क में जाएगा, स्पार्क मतलब लाइट में, हीट में, साउंड में, इन सब चीजों में जाएगा, सो इसकी वजह से वहां पे एनर्जी लॉस होता है। ओके यस और नो बोलो यार कुछ जल्दी से। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर, एक सेकंड सर, ये
हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग जरा एक बार प्रॉब्लम 1 और 2 थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि प्रॉब्लम 1 और 2 ट्राई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ट्राई करो जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उसमें कॉमन पोटेंशियल 8 into 4 pi epsilon naught। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ईच ऑफ 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स, इनका रेडियस दिया हुआ है R1 R2 उसने दे दिया है, और दोनों पे चार्ज मतलब Q1 Q2 का वैल्यू भी उसने सेम दे दिया तुम्हें। दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे तुम? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कहां से आएगा? यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। C2 कहां से आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये C1 C2 हो गए। अच्छा, अब तुम्हारे पास अगर V1 नहीं है तो कोई बात नहीं यार, हमारे पास C का वैल्यू और चार्ज का वैल्यू है। कौन बोला था यार बीच में? सर ये C1 V1 प्लस C2 V2 में अपन ये भी तो लगा सकते हैं ना, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एग्जैक्टली, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लगा सकते हैं। अगर V1 हमारे पास V1 V2 नहीं है तो हम बोलेंगे Q1 प्लस Q2, क्योंकि Q1 प्लस Q2 तो 200 ही रहने वाला है, वो तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला। और डिवाइडेड बाय हम C1 प्लस C2 कर देंगे, क्योंकि V1 V2 अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यहाँ से देखेंगे कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ना तो चार्ज चेंज होने वाला है ना कैपेसिटेंस चेंज होने वाला है। तो टोटल चार्ज आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम्स, और टोटल कैपेसिटेंस कहाँ से आ जाएगा? वो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 से आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारे पास। अब वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर? एक स्फीयर से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा? तो देखो इनिशियली जो Q1 का वैल्यू है वो कितना है? वो 100 कूलम है। और Q1 डैश का वैल्यू तुमने कैसे निकाला था? दैट विल बी Q इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो Q क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, वो कितना है? 200 मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन R1 प्लस R2 कर दोगे तो 15 अपॉन 25 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 120 आ गया। मतलब Q1 पहले कितना था? 100 था, और Q1 डैश कितना आ गया? 120 आ गया। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, बस खत्म बात। किसी को समझने में डाउट हो तो बोलो यार एक बार। नो सर, नो सर। क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझने में कहीं भी डाउट आ रहा हो तो बोलो, और अगर नहीं आ रहा तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाओ जल्दी से। क्योंकि क्वेश्चन 1 वाकई में बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो तुमसे पूछा जा सकता है स्पॉन्सरशिप में। सर क्वेश्चन 1 में जो अपन चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, तो वो उसमें V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो V1 V2 निकालना पड़ेगा क्या उधर? हाँ, क्वेश्चन 1 में अगर हम लोग चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, हाँ तब तो हमें फिर V1 V2 निकालना ही पड़ेगा ना। V1 V2 निकालना इज नॉट अ बिग डील यार। V1 V2 तो तुम आराम से निकाल हाँ सकते हो वो भाई। तो C1 और हम C2 आ जाएगा तो तुम Q बाई C1 मतलब Q बाई C से इक्वल टू कर C1 लेंगे। V करके वहां से निकाल सकते हो V1 और V2 दोनों ही ओके निकाल सर। सकते हो। यस सर, हो गया सर। यहाँ देखो मैंने साइड में किया भी हुआ इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला? टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that both of these have same charge density sigma। मतलब दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका Q1 चार्ज इसका Q2 चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। तो दोनों का चार्ज अपॉन एरिया करेंगे। ओके, तो चार्ज डेंसिटी सेम थी, मतलब चार्ज अलग अलग हो सकता है क्योंकि एरिया अलग अलग है इसके लिए। तो हमारे पास Q2 और Q1 में एक रिलेशन बन गया। Now he is saying the spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. That's okay. यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है। Find the new charge density on the bigger sphere। तो न्यू चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? बिगर स्फीयर और न्यू चार्ज, बिगर स्फीयर ये है, इसकी नई चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी वो हमें देखना है। पुरानी वाली चार्ज डेंसिटी हमें पहले ही पता था कि सिग्मा थी, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू हमारे पास आ गया है Q अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो जब हम Q2 डैश निकालेंगे तो Q2 डैश हमें कैसे मिलेगा? दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय
R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पे Q2 डैश आ जाएगा। चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q2 डैश अपॉन 4 पाई इंटू 4R स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया। तो नया जो चार्ज डेंसिटी आएगा दैट विल बी 5/6 सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू क्या था, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर का वैल्यू अगर हम सिग्मा डालेंगे तो इट विल बी 10 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 5/6 सिग्मा। इज इट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछो, मैं फिर से करके बता दूंगा इसको, थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, आराम से धीमे से बता दूंगा। सर वो Q2 डैश वाला बताइए ना। इक्वल टू 5Q अप 2R अपॉन 3R। Q2 डैश के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लास्ट पेज पे तुम लोगों को बोला था ना कि इसको नोट कर लो, ये वही यूज किया है। Q2 डैश इक्वल टू Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। Q क्या है, टोटल चार्ज। R2 क्या है, सेकंड वाले का रेडियस, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है। तो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, Q2 डैश विल बी Q, Q मतलब टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, 4Q प्लस Q दैट इज 5Q। यस सर। मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस R2 दैट इज 2R अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो इट विल बी 3R। इज इट क्लियर? यस सर। अब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/3Q। यस सर, समझ। यहां से चार्ज डेंसिटी निकाल दी और उसको सिग्मा के फॉर्म में रख दिया। सो दिस इज द आंसर। अभी भी देखो यार, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। ओके किसी को कुछ नोट करना है? हाँ सर, 1 मिनट सर। हाँ नोट कर लो आराम से। और यार ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, तुम ये समझ लो कि ये दिस इज द की टू सक्सेस। कोई तुमसे अगर कुछ पूछ रहा है और तुम उसको इस डेप्थ में लेकर के जा सकते हो ना अगर वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में, तो तुम बहुत आराम से सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू में। हो गया सर। ओके अब हम बात करते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर की। देखो जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, चार्ज स्टोर करने के लिए हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। ठीक है, ऐसी हम एक डिवाइस बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, या फिर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कंडेंसर। जैसे पंखे वंखे में लगा होता है ना, तुम्हारे यहाँ घर में फैन में लगा होगा कंडेंसर, हर जगह लगा रहता है कंडेंसर। अगर कूलर चला रहे हो, फैन चला रहे हो, वहां पे कंडेंसर जरूर होता है। कंडेंसर खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि पंखा नहीं चल रहा है। तो वो एक्चुअली हमारे पास जो आता है वो सिलेंड्रिकल जैसा दिखाई पड़ता है। अगर मार्केट में जाओगे कंडेंसर लेने तो तुम्हें सिलेंडर दे देगा वो। तो क्या होता क्या, ये डिवाइस क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कभी भी कोई तुमसे पूछेगा कि क्या है कैपेसिटर, तो तुम यही बोलोगे कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस है, ये है। ठीक है, क्या गंदा मारकर चला यार मैंने। अब जनरली होता क्या इसमें, तो इसमें भाई ये होता है कि कैपेसिटर में पेयर ऑफ कंडक्टर्स अपने पास होता है हमेशा। अब पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेट हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ कंडक्टर होना चाहिए ऑफ एनी शेप, और दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास होने चाहिए, बहुत क्लोज होने चाहिए। ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्ज पे होने चाहिए, वो तो हो ही जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेट था, ये मैं पैरेलल प्लेट वाला बता रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट था, इसको मैंने चार्ज दिया Q। अगर ये सिंगल प्लेट होता तो हम इसको केवल Q चार्ज दे सकते थे बस। अब मैंने क्या किया, मैं एक दूसरी प्लेट इसके पास लेकर के आया। इंडक्शन की वजह से क्या होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा और रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला जाएगा। अगर मैं इसको अर्थ कर दूं तो अर्थ करने की वजह से क्या होगा कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा चार्ज और दे सकते हो। तो इसकी पूरे सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। इज इट ओके? यस सर।
Yes, sir. अब बात ये है कि अगर हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? एक साइड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी। कई बार तुमसे ये पूछा जा सकता है कि इन प्लेट्स को क्लोज क्यों रखते हैं? हम क्लोज इसलिए रखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल रहे, ठीक है। एंड पे ऐसा हो सकता है कि लाइंस ऐसी कर्व होने लगेंगी एंड पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जो कर्वेचर हो वो कम से कम हो, इसके लिए हम इसको बहुत क्लोज रखते हैं और एरिया बहुत बड़ा रखते हैं। एरिया ज्यादा रखते हैं, डिस्टेंस कम रखते हैं। फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाएगा आगे जाकर के, अभी तो मैं फिजिकली बता रहा हूँ कि प्लेट का एरिया ज्यादा और डिस्टेंस कम। डिस्टेंस कम रखेंगे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिख रही होगी और उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका डिस्टेंस कम रखते हैं, एरिया भी इसीलिए ज्यादा रखते हैं कि मैक्सिमम पार्ट यूनिफॉर्म में ही रहे, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम बोलेंगे कि एक प्लेट पे जितना भी चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा दैट। सो हमारे पास C इक्वल टू क्यू बाई वी आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे समझना, नेक्स्ट चीज ये फॉर्मूला तो तुम्हारा पुराना ही वाला फॉर्मूला है, इसको आगे हम और थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे। अब वो बोला है कैपेसिटर गेट्स चार्ज व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट। अगर बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये चार्ज हो जाएगा, पूरा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। वंस कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स स्टॉप इन द सर्किट। एक बार ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा। And in this condition, potential difference across the plate of the capacitor is same as the potential difference across the terminal of battery। मतलब इसमें जो potential difference होगा और जो बैटरी में potential difference होगा, जैसे मैंने ये कैपेसिटर लगाया, ये बैटरी लगाई, तो चार्ज होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ऊपर हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था वो। तो चार्जिंग जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि चार्जिंग तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना आ जाए, तब तक हम चार्जिंग करते रहते हैं, ठीक है। और एक बार चार्ज हो गया मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया, अब इसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं। सो ये इसका चार्जिंग वाला पार्ट हो गया। अगर हम देखेंगे कि नेट चार्ज कितना है कैपेसिटर पे तो हमेशा ही जीरो आने वाला है, लेकिन हम एक प्लेट पे चार्ज के अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। ओवरऑल चार्ज अगर हम देखेंगे तो हमेशा प्लस क्यू माइनस क्यू करोगे तो जीरो आने वाला है। क्यू जब भी देखा जाता है तो एक प्लेट के चार्ज को देखा जाता है। एनर्जी कितनी स्टोर होगी तो वो तुम ऊपर वाले फॉर्मूले देख चुके हो, वही सेम एनर्जी यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। आगे हम लोग इसके लिए अच्छे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इसके लिए ध्यान से समझते हो जाओ। अभी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे। नेक्स्ट सर कैपेसिटर चार्ज कैसे होता? कैपेसिटर चार्ज बेटा ऐसे होता है कि जैसे आपने बैटरी लगाई तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, इसको पॉजिटिव करेगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, इसको नेगेटिव करेगा। मतलब एक तरीके से कहीं एक जगह से चार्ज फ्लो करा लो तो दूसरी जगह तो अपने आप ही होने लगेगा। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज फ्लो लेकर के चल रहे हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। वो नेगेटिव कहाँ से आएगा? यहाँ से आना शुरू होगा, तो चार्ज यहाँ से जाना शुरू होगा और नेगेटिव यहाँ से जाना शुरू होगा, तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और ये चार्जिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों के दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्लियर? सर इसको ये अर्थिंग क्यों करते हैं इसकी? ये अर्थ से अर्थिंग का कनेक्ट क्यों फिनोमेना करते हैं? मैंने केवल ये बताने के लिए बताया था। अर्थिंग का फिनोमेना सिर्फ इसलिए बताया था ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि इसके ऊपर चार्ज बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो चार्ज बढ़ाने के लिए इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं? हाँ, केवल ये कि पैरेलल प्लेट का सिस्टम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम इसमें ओवरऑल चार्ज बढ़ा सके। अगर सिंगल प्लेट होती तो तुम कम चार्ज दे पाते, डबल प्लेट हो गई है। अर्थिंग का फिनोमेना केवल ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने। ओके सर। अब इसके बाद हम चलेंगे डाइलेक्ट्रिक पे। डाइलेक्ट्रिक भी तुमसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से होते हैं। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जनरली क्या होता है? इंसुलेटिंग शीट होती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ये उसको कम कर देते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है उसके इफेक्ट को ये कम कर देते हैं। तो अगर मैं पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी उसको कम कर देगा, बस इतना करता है ये काम। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो बोलता है कि पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल जैसे हमने पहले ही देखे थे कि H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, या CO2 हो गया, अल्कोहल हो गया, NH3 हो गया, इस तरीके के।
तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है कि उसमें पहले से ही डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है पहले से ही। डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसमें पहले से ही डाइपोल मोमेंट है। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट देखोगे तो जीरो है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है, क्योंकि सब इस तरीके से फैले होंगे कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो ये अपने आप को तुरंत अलाइन करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव की साइड पे सारे नेगेटिव वाले आ जाते हैं और नेगेटिव की साइड पे सारे पॉजिटिव वाले आ जाते हैं। तो ये होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर में क्या होता है कि ईच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब इनमें शुरू में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, लाइक N2O2 दोनों एक तरीके के एटम यूज हो रहे होंगे। लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये भी क्या होंगे, ये भी अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों में बस मेन डिफरेंस ये होता है कि इनमें पहले से ही एक डाइपोल मोमेंट होता है और इनमें कोई डाइपोल मोमेंट पहले से नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और ये भी डाइपोल की तरह अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता है दोनों में। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर ये वही है ना जिसमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी मैग्नीट्यूड में? हाँ ये वही है। जैसे ये मैं दिखा रहा हूं ना, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये मैंने स्लैब डाल दी। अगर ये स्लैब नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती, लेकिन जैसे ही स्लैब डाल दी तो तुम देखो मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव की साइड पे नेगेटिव अलाइन हो गया और नेगेटिव की साइड पे पॉजिटिव अलाइन हो गया। तो इसके अंदर अपनी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो जब तुम ई नेट निकालोगे तो ई नेट क्या आ जाएगा, जो एक्सटर्नल ई था वो माइनस इंटरनल वाला ही है। तो ये प्रॉब्लम होने लगती है यहाँ पे। ई नेट का वैल्यू जो आता है वो ई माइनस ई आई आता है, मतलब वो कम होने लगता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते जाओगे ये उतना कम करता जाएगा इसको। बात समझ में आई? यस सर। और ये हमने शुरू में देखा भी था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे वो पॉइंट चार्ज के लिए तो आता था 1/4πε0 और अगर हम वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते थे तो ये क्या आ जाता था 1/4πε0 Q/r²। अगर हम इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो ई डैश का वैल्यू आ जाता है E/K। तो हम जनरली K का वैल्यू जो बोलते हैं वो होता है E/E डैश। E/E डैश का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद मीडियम। इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब विदाउट मीडियम डिवाइडेड बाय विद मीडियम, इनका जो रेशियो होता है। तो विदाउट मीडियम ई हमेशा ज्यादा होगा, विद मीडियम जो होगा वो ई थोड़ा सा कम होगा। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे के। सर हाँ सर एक ऊपर वाली हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन जी, नॉर्मल वाली जो होती है ना, अगर जहाँ बिना डाइलेक्ट्रिक के जो नॉर्मल वाली फील्ड हो गई हमारी एक, तो नीचे वाली उसका वो होगा ना सर E माइनस ई आई जो आपने लिखा है, ये नीचे वाली वो है ना? हाँ ई नेट है ना सर नीचे वाली जो है? हाँ ई नेट मतलब वो है ना जब ये वाली कंडीशन है, ये ई नेट है, मतलब जब अंदर जाके कम होगी। हाँ ठीक है सर। देखो विदाउट दिस प्लेट क्या थी, वो ई थी। विद दिस प्लेट क्या हो गई, वो ई माइनस ई आई हो गई। इसी को तुम चाहो तो ई डैश भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ भाई, किसी को डाउट आ रहा हो तो यार रोक लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं और ये हर जगह सिलेबस में मेंशन होता है। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तुमसे पूछा जाएगा, बोलो। सर मैं बता रहा था कि जो इस बार बोर्ड होंगे उसमें एमसीक्यू ही आएंगे क्या, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं? इस बार बोर्ड में यार अभी तक कुछ क्लैरिटी आई है, मैं तो 1 तारीख का वेट कर रहा हूँ कि 1 तारीख तो वो कह रहे हैं कि हाँ वो ना 1 तारीख तो ठीक है, वो तो डेट के लिए वो कह रहे हैं कि, लेकिन जो होंगे ना वो ऐसे होंगे कि जैसे आपके एमसीक्यू नहीं होते सर, ओएमआर शीट पे एनडीए का एग्जाम होता है ना जैसे। कैसे भी हो, अगर एमसीक्यू भी हो रहे होंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, वो सब्जेक्टिव नहीं होंगे, एमसीक्यू होंगे डायरेक्टली चेक हो जाएंगे। तो मतलब इसमें वो नहीं करना ना सर, क्या कहते हैं, डेरिवेशन वगैरह तो नहीं करनी ना? एमसीक्यू में डेरिवेशन कैसे आएगा यार? सर आ भी जाते हैं कभी कभी तो एमसीक्यू में डेरिवेशन। हाँ सर, वो रिफ्रैक्शन वाला नहीं था सर जो हम प्रूव करते हैं, वो ग्लास प्रिज्म वाला जो है। तो डेरिवेशन जो वैल्यू निकालने का हो सकता है।
उसमें ना सर वो डेरिवेशन एनडीए थोड़ी ना होगा। नहीं, पूरी डेरिवेशन नहीं आई सर करने को, वो डेरिवेशन के बीच में से आ गया, वो एनडीए के एग्जाम की बात बता रहा था सर आपको। हाँ हाँ, वो तो वही तो देखो कह रहा क्या हूँ, हो वैल्यू सकता है कि आई है। तुम्हें पढ़ना पूरा थॉरोली पड़ेगा। अब जैसे जेई के एग्जाम में भी जो होता है उसमें लिखना तो पड़ता ही है ना ढंग से। तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने क्वेश्चन देखा और फटाक से आंसर कर दिया, तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेशन आ जाएगा वैसा नहीं हो सकता। मतलब वो अगर उन्होंने ढंग से बनाया पेपर तो थोड़ा ट्रिकी बना सकते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा पढ़ना लिखना पड़े और उसके बाद लिखने के बाद वो अपना आंसर कर पाए। वही सर। हाँ, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि एमसीक्यूज आ रहे हैं तो डेरिवेशन नहीं आ रहे होंगे। हाँ ठीक है, डेरिवेशन नहीं आ रहे होंगे, लेकिन डेरिवेशन के इन बिटवीन के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जेई में आते रहते हैं वैसे इसमें भी आ सकते हैं। ओके, कंडक्ट भी तो सीबीएसई को कराना है सर, उसके पास क्वेश्चन पेपर का तो भंडार पड़ा है और एमसीक्यू क्या वो का। कराने को तो कुछ भी करा सकते हैं सीबीएसई वाले। पहले सीबीएसई वाले ही तो AIEEE कंडक्ट कराते थे, बाद में एनटीए के पास गया है। तो ये इधर 2 साल पहले एनटीए के पास गया था, उसके पहले जेई भी लेता था सीबीएसई, 2 यही, साल हाँ पहले गया सीबीएसई ये। लेता था और क्या। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, तो तुम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डायरेक्टली बोल सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मीडियम। उसके रेशियो को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के से डिनोट किया जाता है, और के का वैल्यू हमेशा याद रखो ग्रेटर देन 1 होता है। के का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सबके लिए ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, के इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर बोला जाता है इसको। के का वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग एप्सिलॉन बोल देते थे ना, तो के का वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी में से भी निकाला जा सकता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उससे भी के का वैल्यू निकाला जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ये दोनों चीजें याद रखो, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम ये बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी जाए, तो बहुत ज्यादा हाई उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पीछे तुमने देखा था ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलाइन होने लगे थे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा वो डाइपोल जो होगा वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेल सकता है उसको हम बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सर ये मतलब ये वो था सर एक डाउट है सर। हाँ सर मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक जो आपने बीच में डाला हुआ है वो इंसुलेटर है एक तरह से, तो वो कंडक्ट करने लग जाएगा ना? हाँ, वो कंडक्ट करने लग जाएगा। सर ये मेरे को थोड़ा एक बार और समझा दो, मैं भूल गया ये पूरा। मतलब क्या समझाना क्या है इसमें कि वो अरे वही कॉन्सेप्ट, वो ब्रेकडाउन होगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? एग्जैक्टली आप जब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे जाएंगे। जैसे जैसे तुम इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ भागना शुरू करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ भागना शुरू करेगा। एक कंडीशन ये आएगी कि ये आयनाइज हो जाएगा। अगर ये आयनाइज हो जाएगा तो ये बिल्कुल फ्री चार्ज की तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगेगा ना, उस केस में ये कंडक्टिंग हो जाएगा। ओके सर। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने। अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबसे ज्यादा तुमसे यही पूछा जाएगा और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा रंगा भी हुआ है मैंने। अगर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसने तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी, दैट इज Q/A, वो सिग्मा दिया हुआ उसने, और वो तुमसे पूछता है कि बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो भाई यहाँ पे हमें एक चीज तो ये समझ में आती है कि अगर हम E और V में रिलेशन बनाएंगे तो E का वैल्यू V/D आ जाना चाहिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर वो E का वैल्यू V/D कैसे आता है, तो हम ये बोलेंगे कि E जो है ये फोर्स की तरह काम कर रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज की तरह, और V क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर तुम यहां से देखोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वर्क डन बोलेंगे। तो अगर हम E का वैल्यू V के टर्म से निकालेंगे तो इट विल बी E इक्वल टू V/D, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये रिलेशन तुम्हें हमेशा याद रखना है, E इक्वल टू V/D, ये यूज होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, E का वैल्यू क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि सिग्मा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है यहाँ नेगेटिव प्लेट है, इस पॉइंट पे निकालोगे तो इसकी वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
सिग्मा का वैल्यू क्या है, वो है Q अपॉन ए, तो E का वैल्यू क्या आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। V का वैल्यू हम देखेंगे तो V का वैल्यू आएगा ED, V का वैल्यू आएगा ED, तो V का वैल्यू ED करोगे तो E इंटू डी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट भी बोला जा सकता है, मतलब अगर हम Q बाई ए के टर्म्स में रख दे तो ये आ गया V हमारे पास। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो Q इक्वल टू CV होना चाहिए, यानी C इक्वल टू Q बाई V। तो जब तुम C इक्वल टू Q बाई V करोगे, V भी तुम्हारे पास है, Q भी है, Q बाई V करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी, वो मैंने यहाँ किया भी हुआ वैसे, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। V का वैल्यू क्या है, QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल कर दोगे तो C का वैल्यू आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर हम इस यहां तक, पहले ये बताओ यहां तक सब समझ में आया, ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तक? यस सर। हाँ सर, मेन हमें यही याद रखना ना, एप्सिलॉन नॉट हाँ, बराबर मेन तुम्हें यही याद रखना है क्योंकि तुमसे मेन यही पूछा भी जाएगा। ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि इसके बीच में पूरे में हमने K का डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया होगा तो क्या होगा, E में एक छोटा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ नीचे K आने लगेगा, तो फाइनल फॉर्मूले में ऊपर K आ जाएगा, दैट विल बी AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जनरली A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आता है, लास्ट में AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आने लगता है। सर बेसिकली टी 0 हो जाएगा। D टी 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 T मतलब समझा नहीं। सर ये है ना सर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। उस पे अभी जा ही नहीं रहे, उसमें हम बाद में जाएंगे, उसमें हम बाद में जाएंगे। अभी मैंने ये बताया कि जब एयर था यहाँ पे तो आ रहा था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और जब मैंने पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जब वो ठीक है कि यहां से भी डिराइव हो सकता है, लेकिन ये एक अलग केस है, इस पर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। हम बोल रहे हैं पूरे में भर दिया हमने कोई स्लैब लैब डाली नहीं, हमने पूरे में भर दिया। पूरे में भर दिया तो क्या गया कि पूरे में ही पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई होगी और वो Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट आ रही होगी, और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारे पास A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा, या C डैश को हम बोल सकते हैं कि K टाइम्स C। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप इसके बीच में कोई स्लैब डालोगे तो वो क्या करेगा, आपके कैपेसिटेंस को और बढ़ा देगा, K टाइम्स कर देगा। अगर यहाँ बीच में पूरे में हम कोई स्लैब डालते तो उसको K टाइम्स कर देगा। सिर्फ इतना पार्ट समझ में आता है कि अगर पहले एयर था तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था, और अगर एयर की जगह पर हमने कुछ डाल दिया, यहाँ पे कोई भी चीज डाल दी, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उसकी वजह से A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यहां से क्लियरली पता चलता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब D जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा अच्छा होगा। और K पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि K जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा। अब बात ये आती है कि जैसे पहले मैंने बोला कि मैंने पूरे में फिल कर दिया था, यहां मैं बोल रहा हूं कि मैंने पूरे में नहीं फिल किया, मैंने एक T थिकनेस की एक शीट डाल दी है बीच में बस। अगर T थिकनेस की एक शीट डाल दी है तो उससे क्या डिफरेंस आया होगा, T थिकनेस की शीट डालने की वजह से क्या डिफरेंस आया होगा, अब हम ये देखने वाले हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि T थिकनेस की शीट डाल दी है, क्या डिफरेंस आया होगा, तुम ये मान के चलो कि पूरी डिस्टेंस D रही होगी, यहां से X और यहां से X की डिस्टेंस पे बीच में मैंने T थिकनेस की शीट डाल दी है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, देन यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, 3 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो मैं यहां से यहां का जब निकालूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो E इंटू एक्स करना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। जब यहां से यहां तक का निकालूंगा तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू T, और जब यहां से यहां तक का निकालूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। जहां पे K यूज हो रहा है वहां पे K यूज किया, जहां पे K यूज नहीं हो रहा है वहां पे K यूज नहीं किया, तो ये पोटेंशियल आ गया। अब अगर हम यहां से पूरे से सिंप्लीफाई करें, सोच के देखो, अगर हम यहां से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फाइनल में फॉर्मूला बन के आता है दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। जहां पे एयर है वहां पे डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ेगा, और जहां पे एयर नहीं है, जहां पे कोई स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वहां पे हमें T बाई K करना पड़ेगा। मतलब एक स्लैब डाली है तो एक स्लैब के लिए हमने T बाई K कर दिया और रिमेनिंग जो वेट था उसमें 1 कर दिया। अगर हम 2 स्लैब डालते तो हम बोलते T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 रिमेनिंग में डिवाइडेड बाय 1। 3 स्लैब डालेंगे, 4 स्लैब डालेंगे, कितनी भी स्लैब्स डालोगे तो हम क्या करेंगे, जो जो जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डल रही है उसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करते जाओ, और जो रिमेनिंग आ रहा है जिसमें एयर है वहां पे डिवाइड बाय 1 कर दो।
नाउ इज इट क्लियर? सर हाँ सर। इनमें से कोई फॉर्मूला तुम लोग नोट करना चाहते हो? सर नीचे वाला। यस सर। जो भी नोट करना चाहते हो फटाफट नोट कर लो एक बार। सर हाँ भाई बताओ। सर अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल स्लैब यूज करें तो क्या फर्क अगर हम पड़ेगा? डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल स्लैब कर देंगे तो ये तो वैसे ही कंडक्टर बन जाएगा ना, फिर तो ये फटाफट पास होने लगेगा, कोई तो चक्कर ही नहीं रह गया, तो फिर मेटल वायर की तरह काम करेगा और क्या। सर हाँ या मेटल नहीं? डाल देंगे, सर मेटल डाल देंगे तो कंडक्टर नहीं होगा फिर, तो वो तो ब्रेक डाउन ही वाली प्रॉपर्टी होगी वो एक तरह से। वही तो, मेटल डाल दोगे तो वो तो ऐसे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो वैसे ही कंडक्टर बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसमें पहले ही पड़े, ऑलरेडी ब्रेक यानी डाउन। जो T/K की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं लगेगा वहां पे, ये सब वहां पे कुछ नहीं लगेगा। ये सब यहाँ पे इसलिए लग रहा है, ये ई यहाँ पे इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन नहीं। इंडक्शन मतलब कि यहाँ पे कुछ चार्ज आया जिसकी वजह से इंड्यूस चार्ज यहाँ पे आया, बीच में कुछ था नहीं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और उसकी वजह से ये सब हम लोग कर रहे हैं, पूरा काम कर पा रहे हैं। अगर सोचो कि इसकी इसको मैं इस प्लेट को और इस प्लेट को मैं वायर से कनेक्ट कर दूं, तो फिर काहेगा पॉजिटिव काहेगा नेगेटिव, चार्ज अपना फ्लो होता रहेगा, खत्म बात, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो तो। ठीक है सर। ओके सर। नोट कर लिया यार सबने? यस सर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे वही था जो तुम पूछ रहे थे। यही। ठीक है, अब ये तुमसे पूछी जा सकती हैं इतनी चीजें। स्फेरिकल तो यार मुझे नहीं लगता कोई तुमसे पूछेगा स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, फिर भी फॉर्मूले वॉर्मूले हैं इसमें, तुम लोग एक बार चाहो तो फॉर्मूला रट लेना। स्फेरिकल और ये सब नहीं पूछा जाता है तो सिलेबस में निकाल नहीं है ही सर दिया हमारे। सर, क्या क्या? सर ये हमारे सिलेबस से हटा दी थी सर। हाँ वही, हाँ सिलेबस से तो हटा दिया, लेकिन फॉर्मूला पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो तुम। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार एक बार फटाफट से, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इस पे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चलो क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करना है यार, मैं जरा कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बनाना था कि अगर सीरीज ग्रुपिंग होगी तब क्या होगा और पैरेलल ग्रुपिंग होगी तब क्या होगा। सीरीज ग्रुपिंग होगी तो हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं वो अलग मैं बताऊंगा, ऐसे याद रखो। लेकिन कि सीरीज ग्रुपिंग होती है तो रेसिप्रोकल ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली ऐड हो जाता था सीरीज में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं। और जब पैरेलल ग्रुपिंग होती है तब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और रेजिस्टेंस में उल्टा करते थे। तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से वापस आना चाहिए। क्यू का चार्ज गया तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू एंड सो ऑन। पोटेंशियल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चार्ज अलग सेम जाएगा। तो अगर चार्ज सेम जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2, Q इक्वल टू C3 V3। अगर तीनों की जगह पर एक ही कैपेसिटर लगा दिया जाता तो हम बोलते Q इक्वल टू CV, और V कितना आता, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जब V को तुम V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे, V1 का वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो इस V की जगह पर आ रहा होगा Q बाई C, V1 V2 V3 की जगह पर ये आ रहे होंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके सर। दूसरी चीज मैंने बता दी पैरेलल वाली। तो पैरेलल वाले में क्या होगा कि हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जैसे ये पैरेलल वाली ग्रुपिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। क्यों डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। सेम है। चार्ज अलग अलग चले जाएंगे लेकिन पोटेंशियल सेम रहने वाला है। इन तीनों की जगह अलग से एक लगाओगे भी तो पोटेंशियल सेम, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करोगे, Q की जगह CV, Q1 Q2 Q3 की जगह C1V C2V C3V करोगे तो ये आ जाएगा। तो तुम्हें दूसरी चीज ये याद रखनी है, ठीक है।
उसके अलावा कई बार ऐसे कैपेसिटर बनते हैं कि 2 प्लेट यहाँ जोड़ दी, 3 वहां जोड़ दी और ये करके पैरेलल वैरेलल वाले कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। तुम्हारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम पूछी जा सकती है ना, वो इस तरीके की होंगी कि ये सारे के सारे पैरेलल में जोड़ दिए, ये 2 उसमें जोड़ दिए, इस तरीके के जोड़ करके पूछे जा सकते हैं, या ऐसा बना दिया। अब ऐसा बनाने का मतलब क्या है कि ये सीरीज ग्रुपिंग ही है, क्योंकि यहां से चार्ज आया होगा, इक्वल चार्ज यहाँ जाएगा, इक्वल चार्ज यहाँ जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सीरीज में काउंट कर लेंगे, ऐसा होगा। तुम चाहो तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक बार ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 32/23 आ रहा था। मेरा 23/32 आया है इसमें। एक बोला 32/23, एक बोला 23/32, कौन सा वाला माने? 32/23। इन दोनों का अगर हम देखेंगे, इन दोनों का 4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 12 अपॉन 6 + 12, तो ये आ गया 4। और ये 4 और ये 4 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर इस 8 और 1 का कितना आ जाएगा, 9। सर ये सीरीज में हो जाएंगे ना 8 and 1 2। तो ये 8 और 1 का कितना हो जाएगा, 8/9, 8 × 1/8 + 1, 8/9। ठीक है। ऐसे इन दोनों का देखेंगे तो 4, और फिर इस 8 और इस 4 का देखेंगे तो 8/3। तो ये हो जाएगा 8 × 4/8 + 4, 8/3। हाँ। अब यहाँ पे कितना आया था, 8/9, और यहाँ पे आया था 8/3। तो 8/9 और 8/3 को ऐड करोगे तो कितना आने वाला है, 32/9। 32/9। 8/9 और 8/3 को अगर हम करेंगे तो, हाँ ठीक है, 32/9 8/3 इज, हाँ। अब 32/9 और C का सीरीज में निकालना हमें वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, 32/9 × C डिवाइडेड बाय 32/9 + C = 1। तो वहां से आंसर आना चाहिए। अब बताओ वहां से क्या आ रहा आंसर, 32/23। 32/23। तो मेरा तो उल्टा आ रहा है यार मतलब मुझसे ही सॉल्व करवाओगे क्या? सर वो डायरेक्ट, आज मैं सोच रहा हूँ मुझे पेन ना चलाना पड़े। तो ये वाला कर दो बस। 32/9 × C डिवाइडेड बाय 32/9 + C = आ रहा है 1, तो हमें मेरा मिलेगा, सर 1/14 आ रहा। ये देखो सब लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। तो ये आ जाएगा 32 - 9। 32 - 9 कितना हो जाता है, 23। हाँ सर, 23। 23/32 नहीं आ रहा। 32/23 आ रहा है भाई। 32/23 आएगा। और अगर सर आपका पुट करके भी दे दो। 32/23 नहीं आ रहा तो आप अपना कैलकुलेशन चेक करो एक बार। सर वो डायरेक्टली पुट कर लेंगे ना उसमें, तो फिर 9/32 + 1/C = 1 करना है, तो C उधर 32/23 रखेंगे तो ही 1 होगा। हाँ मैंने बोला ना कि वो तुम 32/9 × C डिवाइडेड बाय 32/9 + C = 1 करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं सर, वो मैंने 1/C किया, तो मैंने 1/C की वैल्यू बता दी आपको सर। हाँ तो C का वैल्यू ही तो पूछ रहा हूँ मैं, 1/C का थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वो गलती हो गई थी। ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किसी और को कोई डाउट हो मुझे तो एक बार पूछ लो जरा। शिवम तेरा क्या है सीन? आ तो गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है। आज तो धीमे धीमे पब्लिक एकदम भागती जा रही, क्या चक्कर है आज, समझ ही नहीं आ रहा है यार। सेकंड क्वेश्चन सेम ही है क्या दोनों सर? नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है यार। ये सर 8 सेम ही हो + जाएंगे, ये भी 8/9 हाँ आ ये भी जाएगा, सेम ये ही हो 8/3 आ जाएगा। जाएगा, एक्चुअली क्या दोनों कि का इसका पैरेलल। डायग्राम यहाँ पे आ गया, वो सेम ही हो गया। हाँ। ठीक है, वो उसी का डायग्राम है जो यहाँ आ गया है। चलो ठीक है, उसको हटा दो।